हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हमने कल टेंस में इंडेफिनिट को ख़त्म कर दिया था पूरी तरीके से, और आज हम कंटिन्यूस पढ़ने वाले हैं उसके आगे से। हम सोच रहे हैं ये आपका टेंस लगभग 3 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि ये रिवीजन है 12th का। इसके बाद आपको नरेशन या फिर वॉइस पे ले चलते हैं। चलिए हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक कल पढ़े तो उसके आगे से। देखो बच्चों, कल हम लोग कंटिन्यूअस का इंडेफिनिट का समझ लिए थे, आज हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आ चुके हैं। ठीक है, इस टेंस में क्या होता है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है? जैसे कोई कार्य होता है, इस टेंस में क्या होता है, कोई भी वर्क होता है ना, तो वो कंटिन्यू देखा जाता है कि वो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मोहन घूम रहा है, मोहन खाना खा रहा है, मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे वो कंटिन्यू खाए ही जा रहा है, कंटिन्यू घूमे ही जा रहा है, बीच में रुक नहीं रहा है। तो कंटिन्यूटी का होना, इसलिए इसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ये जो टेंस होता है ना, इसके लास्ट में इसका एक तो कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके काम की कंटिन्यूटी इसमें आपको दिखाता रहेगा। उसके अलावा जैसे लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपके ये रहा है, रही है जैसे वर्ड, ठीक है, इस टाइप के वर्ड्स मिलेंगे। इससे आपको पहचानने में आसान होगा कि ये टेंस हमारा कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। देखो इसमें वही सेम रूल जो इंडेफिनिट वाला है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वो सभी टेंस में समान इक्वल रहता है। बस इसमें थोड़ा होता है कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, हर टेंस के हिसाब से अलग अलग हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। इसमें देखेंगे हम, जैसे सिंगुलर होता है, सिंगुलर अगर कोई वर्ब आ गई, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, तो उसके साथ हम इज का यूज करेंगे। और अगर हमको प्लूरल मिल गया सब्जेक्ट में, या यू मिल गया, या वी मिल गया, या दे मिल गया, इस टाइप के प्लूरल मिल जाएंगे, तो वहां पे हम आर का यूज करते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और आई के साथ स्पेशल होता है एम, आई के साथ स्पेशल होता है एम और वाज। बाकी जगह आई के साथ इसमें वाज नहीं लगता है, वाज लगता है पास्ट के कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में एम लगता है, बाकी जगह आई, हर जगह प्लूरल यूज होता है। देखिए, पूरे कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग। पूरे कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब की किस फॉर्म का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। चाहे अफर्मेटिव हो, या हम उसका निगेटिव बनाएंगे, या इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तीनों फॉर्म में हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस टेंस में ट्रांसलेशन वगैरह होता है हिंदी से इंग्लिश, या फिर कैसे इसको यूज करते हैं। देखिए जैसे ये है हमारा सब्जेक्ट आई, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमने लगा दी आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, और ये लगा दी हमने गो, ये हमारा वर्ब है, इसका हमने आईएनजी फॉर्म लगा दिया है, गोइंग हो गया। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट आया, टू स्कूल, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये हमारा मेन वर्ब हुआ, मेन वर्ब में हमने आईएनजी फॉर्म लगा दी है। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हमको नॉट लगाना है, नॉट में हमने ध्यान ये देना है बच्चा, कि जो नॉट का यूज होता है हमेशा मेन वर्ब से पहले होता है, मेन वर्ब से पहले होता है। मेन वर्ब से पहले हमने नॉट लगा दिया, ये हमारी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। वैसे ही आगे वाले में देखेंगे, देखिए हमने इंट्रोगेटिव वाला जो वर्ड होता है, जिसमें क्या से क्वेश्चन होता है कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो एम, एम से स्टार्ट होगा, या इज से या आर से स्टार्ट होगा क्या वाला सेंटेंस। उसके बाद ये हमने सब्जेक्ट लगा दिया हेल्पिंग वर्ब के बाद, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ऐसे ही हम आगे देखेंगे कि जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, तो जैसे व्हेन आ गया, मैं स्कूल कब जा रहा हूँ, तो इसमें पहले सबसे क्यूएच वर्ड की हमने स्पेलिंग लिख दी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, तब जाके हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, और फिर ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ही इजी टेंस है, हमको लगता है सारे टेंसेज में सबसे इजी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। वैसे तो सारे टेंसेज इजी हैं, लेकिन प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस कुछ ज्यादा ही इजी है। इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं, कंटिन्यूअस में बहुत ही छोटा सा टेंस है। इज एम आर का यूज होता है, और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब में कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये आप लोग जान चुके हैं। अब हम देखेंगे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये थोड़ा अच्छा टेंस है, इसको अच्छे से थोड़ा पढ़ना है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, पहचान क्या होती है? इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में काम का जो है पूरा होना पाया जाता है, कि हमारा जो है काम है ना, वो प्रेजेंट टाइम में पूरा होता दिखता है हमको। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं,
और उसके अलावा प्रेजेंट में जो कार्य का पूरा होना पाया जाता है, उसके अलावा जो वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, उसके लास्ट में आ है, या है, ई है, ए है, इस टाइप के वर्ड्स हमको दिखते हैं। जैसे उसने काम कर लिया है, मैं घूमने के लिए गई थी, ऐसे करके जो वर्ड्स होते हैं ना, तो वो ई थी, आ मतलब गई हूँ, ऐसे मतलब ई हूँ, मतलब इसमें ह, ये देखो आ है, या है, ई है, इसमें ह का रहना जरूरी है। लास्ट में क्या होगा, वाक्य के अंत में क्या होगा, आ है, ई है, ए है, इस टाइप के वर्ड्स हमको मिलते रहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब का क्या हम यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूल क्या होते हैं बच्चा, हेल्पिंग वर्ब के रूल वही सेम होते हैं। देखिए आई, यू एंड प्लूरल, इसके साथ हम लगा देते हैं हैव, आई, यू एंड प्लूरल के साथ में लगा देते हैं हैव, और बाकी जितना भी चीज बचता है सिंगुलर के साथ में उसमें लगाते हैं हैज। आई, यू एंड प्लूरल के साथ में हैव, बाकी जो भी बचता है उसके साथ में हैज लगाते हैं। और हमेशा इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। जैसे कंटिन्यूअस में हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, इंडेफिनिट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा दिया था, ऐसे इसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल है इसके, हमको उसको समझना है, उसके बाद हमको थोड़ा सा ये टेंस क्लियर होगा। दे हैव वर्कड इन द फील्ड, उन्होंने खेतों में काम किया है, या उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। फील्ड को, खेत को हिंदी में शुद्ध हिंदी में उसको क्षेत्र भी कहते हैं, तो आप लोग ये मत समझ लेना। देखो यहाँ ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, और ये हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये प्लूरल है। दे, इसके साथ में हमने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। उसके बाद वर्ब होती है, वर्ब जो है हमारी, वर्ब में हमने ईडी फॉर्म इसका लगा दिया, थर्ड फॉर्म, वर्क 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 होता है, वर्क वर्कड वर्क, तो ये हमने यहाँ पे वर्क लगा दिया। उसके बाद ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट इन द फील्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हमारा बन गया प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ये देखिए ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, जिसमें क्वेश्चन और निगेटिव दोनों आ जाए। जैसे देखिए दे है, तो दे के साथ हमने हैव लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हैव से स्टार्ट होगा, हैज या हैव से, क्या वाला, ये हो गया अपना हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे हमने लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे हमने लगाया ऑब्जेक्ट, और हमको लगाना है नॉट। तो हम क्या करेंगे, पूरा ट्रांसलेशन बनाने के बाद में मेन वर्ब से पहले यहाँ पे नॉट लगा देंगे, हमारा ट्रांसलेशन बन गया। हमको ध्यान ये देना है, ज्यादातर बच्चे गलती यही करते हैं कि वो नॉट कहाँ लगाया जाए, एक वर्ड से ज्यादा बड़ा वर्ब आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉट कहाँ लगेगा। हैज बीन आ गया, हैज नॉट बीन आ गया, तो नॉट के बीच में लगा दें कि बीन के बाद लगा दें कि वर्ब से पहले लगा दें। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि पहले नॉट को गायब कर दो, नॉट को गायब मान लो कि है ही नहीं, उसके बाद हमको सीधा ट्रांसलेशन बनाना है, ट्रांसलेशन बनाने के बाद ये वर्ब के पहले हमको नॉट लगा देना है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आगे का देखते हैं हम लोग, ये वाला जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, जैसे इसमें आया है, तो क्वेश्चन वर्ड का स्पेलिंग सबसे पहले लिख दिए हम, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, जो कि हैव लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि यहाँ पे दे है सब्जेक्ट, इसके हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है। फिर हमने लगाया वर्क इन द फील्ड, ये है हमारी वर्ब, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये जो हमारा नाट है ना, हमने इसको फिर से यहाँ पे वर्ब के इसके पहले लगा दिया, तो हमारा ट्रांसलेशन बन गया सही सही। नहीं तो हमको कंफ्यूज होता है कि हम नाट यहाँ लगाएं कि यहाँ लगाएं, कहाँ लगाएं। तो इससे सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि इसको मान लीजिए कि नहीं लिखा हुआ है, वर्ब के पहले बाद में ट्रांसलेशन बनाने के बाद में उसको सेट कर दीजिए। ये हमारा हुआ प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अभी हमको चलना है प्रेजेंट के परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ। आपको तीन टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है बच्चों पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, बहुत ज्यादा यूज में आता है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है, और पास्ट का परफेक्ट टेंस बहुत ज्यादा यूज में आता है। ये चार टेंस बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, तो इस चारों में रूल्स भी अच्छे अच्छे हैं, तो इन चारों को हम अच्छे से समझेंगे। बाकी टेंस का हमने बस रूल उनका समझ लेना है, दो चार ट्रांसलेशन देख लेने हैं, रिवाइज हो जाएगा, जिससे हमको नरेशन या वॉइस वगैरह करने में हेल्प मिले, सिंथेसिस वगैरह में। चलिए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देख रहे हैं। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, इसमें क्या होता है कि एक तो रहा है, रही है, रहे हैं जैसे वर्ड आएगा, जो कि कंटिन्यूअस में आता था, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आता था, याद है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से इसमें टाइम भी रहता है दिया हुआ, समय से टाइम दिया रहेगा। अगर रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में अगर टाइम दिया हुआ है, तो ये सीधे किसको आइडेंटिफाई करेगा,
प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस को। और इसके जो हेल्पिंग वर्ब के रूल क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के रूल होते हैं वो ये होता है बच्चों कि जो आई होता है और यू होता है और प्लूरल होता है, इसके साथ हम हैव बीन का यूज करते हैं। और जो शेष सिंगुलर बचा हुआ होता है इसके साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं। और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पे हम लगाते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। आई यू एन प्लूरल के साथ हैव बीन, से सिंगुलर के साथ हैज बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म दोनों के साथ। आई यू एन प्लूरल के साथ हैव बीन, याद करिएगा, से सिंगुलर के साथ में हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। देखिए इसका हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कैसे इसमें जो है काम होता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, ही सब्जेक्ट हुआ, हैज हमारा, हैज बीन, ये दोनों हमारा हेल्पिंग वर्ब हुए। ये गो हमारा वर्ब हुआ और इसमें आईएनजी हमने लगा दिया, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने यूज कर ली है। उसके बाद ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमने जो भी वाक वगैरह है, कुछ भी जो भी हमारा मॉर्निंग वाक है, अदर वर्ड भी है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी उसके बाद अदर वर्ड जितना भी बड़ा ट्रांसलेशन बन जाए उससे घबराना नहीं है। इसमें क्या है, बस उस हिंदी का इंग्लिश करना है। एक रूल होता है कि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगा, तो वर्ब को सब्जेक्ट के पहले नहीं लगाना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आप लोग को एकदम माइंड में अपने रख लेना है कि हमारा हमेशा यही होगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हर टेंस में ये यूनिवर्सल रूल रहेगा टेंस का। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। तो यही टेंस में, तो यही आपको रिवीजन करना है। इसमें कुछ कठिन सा थोड़ी ना है। यहाँ देखो दूसरा वाला देखो, इसमें क्या से शुरू हो जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो हैज पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये वर्ड क्या से शुरू हो जा रहा है। फिर हमने सब्जेक्ट लगाया ही के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ गई हैज। ठीक है, उसके बाद आया बीन, यहाँ पे गोइंग टू द मॉर्निंग वॉक। देखो यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ये अपना ऑब्जेक्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो हैज है, बीन है, यहाँ पे अगर एक से ज्यादा वर्ब रहता है ना, एक से बड़ा रहेगा, जैसे हैज बीन, हैज बीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हैज बीन है ना, एक से ज्यादा बड़ा है, तो हमको कैसे यूज करना है इसको? जब एक से ज्यादा बड़ा हो जाता है क्या करते हैं कि जो पहला वाला होता है यही मेन होता है। इसको दिमाग में डाले रहिएगा कि जैसे आट टू हैव बीन आ गया, ठीक है, कुड हैव आ गया, शुड हैव आ गया, या फिर बहुत सारे वर्ब्स हैं जो आ गए, बड़े बड़े वर्ब्स आ गए, तो हम क्या करेंगे? तो हम जो पहला वाला होता है बच्चों, इसको मेन लेके चलेंगे कि यही मेन होता है। ये रूल हमेशा याद किए रहिएगा, ये आपको आगे चल के बड़ा हेल्प करने वाला है। तो ये मेन होता है। पहला वाला, ये दो ठो आ गया, तो दो में पहला वाला मेन होगा। तो ये देखो यहाँ पे इससे पहला वाला मेन होगा, तो पहले वाले को लेकर हमने ये ट्रांसलेशन बना दिया। और जो दूसरा वाला है ना, उसको उठा के कहाँ पटक देंगे? उसको मेन वर्ब में ऐड कर देंगे। कहाँ पे उसको ले जाएंगे? मेन वर्ब में लेके चले जाते हैं हम लोग। तो ये मेन वर्ब के साथ जोड़ दिया। अब बताओ, अगर आपको नॉट लगाना हुआ इसमें, तो आप नॉट कहाँ लगाओगे? अब सिंपल सी बात है कि हम नॉट इसके पहले लगा देंगे मेन वर्ब में। जब इसको हमने मेन वर्ब ही मान लिया है, तो मेन वर्ब से पहले यहाँ पे हम ले आके नॉट लगा देंगे, हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जैसे ये बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग बनाते हैं, फिर सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर हम सब्जेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, वाई ही, यहाँ पे कुछ गायब हो गया है। देखो यहाँ पे हैज गायब हो गया है, यहाँ पे हैज गायब हो गया, तो यहाँ पे आप हैज बना लीजिएगा। ठीक है, वाई ही हैज नॉट बीन गोइंग टू द मॉर्निंग वॉक। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हैज गायब हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे बना लीजिएगा, यहाँ पे हैज रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हैज है ना, ये बीन है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, बीन को मेन वर्ब को दे दिया और यहाँ पे नॉट लगा दिया मेन वर्ब से पहले। ठीक है, ये याद किए रहिएगा कि एक से ज्यादा रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा, तो हमेशा ये याद किए रहिएगा, एक से ज्यादा रहेगा, तो वहां पे एक बात याद रहेगा कि हमेशा जैसे हैज बीन, या तो हमारा आ गया कुड हैव, ऐसा कुछ करके आ गया, या आ गया आट टू हैव,
आर्ट टू हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब हैं, कहीं ना कहीं यूज होती हैं। तो हमको क्या करना है, जैसे इतनी बड़ी बड़ी वर्ड्स आ गए, वर्ब आ गए, हेल्पिंग वर्ब आ गए, तो हमको ध्यान ये रखना है, ये जो पहला वाला होता है यही मेन रहेगा, दूसरे वाले वाले को हम वर्ब के साथ में सटा देते हैं, उसको वर्ब ही मान लिया जाता है। जैसे अब इसमें पहला वाला मेन होगा, इसको हम वर्ब में ले जाके सटा देंगे, ये पहला वाला मेन होगा, ये पूरा टू हैव वर्ब में ले जाके सटा देंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, इससे क्या हो जाता है, इजी होता है। ये हमारी अपनी सोची गई ट्रिक है, जिससे थोड़ा इजी हो जाता है हम लोग को समझने में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसके आगे देखिए, यहाँ ये वाला देखिए, इसके बाद वाला, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव, और ये बीन भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ से वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ये हमारा वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है। ये हमने फॉर लगा दिया, ये हमने यहाँ पे टाइम लिख दिया। देखिए शुरू वाले में टाइम नहीं था, ठीक है, बिना टाइम के क्या था, हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है। ऐसा लिखा रहेगा तब भी परफेक्ट का कंटिन्यूअस होगा प्रेजेंट का। लेकिन अगर ऐसा आ गया कि इसमें फॉर लगा दिया या सिंस लगा दिया, तो भी ये सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि फॉर और सिंस का यूज है तो परफेक्ट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन बच्चों अगर ये ना दिखे और ऐसे दिखे, तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें रूल क्या होता है, हमको हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो दिखनी ही दिखनी है। और अगर सिंस और फार दिख गया तब तो बहुत अच्छा, सिंस और फॉर दिख गया तो बहुत अच्छा, तब तो ये तुरंत क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगर सिंस फॉर नहीं दिखता है तो ये चीजें हमको दिखनी चाहिए ट्रांसलेशन में, तो अपना प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इसमें देखो हमने कैसे बनाया है, दूसरा वाला देखो, ही हैज बीन सेविंग मनी सिंस जनवरी, वह अपने पैसों को बचा रहा है, कब से बचा रहा है, जनवरी माह से बचा रहा है। पहला वाला ये वाला क्या था, हम जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, 2 सालों से काम कर रहे हैं। तो इसमें देखो बेटा, सिंस कहाँ यूज होगा, फार कहाँ यूज होगा, ये बहुत बड़ी समस्या होती है बच्चों को। इस समस्या का हम थोड़ा सा सॉल्यूशन लेके आए हैं, नीचे आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, आप सोचोगे तो बनेगा। देखो सिंस और फार का यूज कहाँ होता है, ये जो सिंस होता है बच्चों, ये आपका जो सिंस होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, मान लीजिए ये ऐसे कोई ऐसे बोला है, हमने कहा कि इसमें पॉइंट आप बना के दिखाओ, कोई सा पॉइंट ले लो, तो आप कोई सा इसमें इसके अंदर पॉइंट लेने के लिए कहेंगे तो आप यहाँ कोई पॉइंट ले लिए। पॉइंट का मतलब होता है ये फिक्स जगह हो गई, ये फिक्स जगह है। और पीरियड का मतलब होता है कि फिक्स नहीं है, एक ड्यूरेशन, पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन। आप कहते हैं ना स्कूल में पीरियड चल रहा है मेरा, स्कूल का क्लासेस वगैरह चलते हैं ना, कहते हैं फर्स्ट पीरियड चल रहा है, सेकंड पीरियड चल रहा है, थर्ड पीरियड चल रहा है, तो वो वाला, तो आपका वो कहाँ से, वो ड्यूरेशन होता है, पूरा 40 मिनट का ड्यूरेशन होता है ना, 45 मिनट की आपकी क्लासेस चलती हैं या 1 घंटे की क्लास चलती है स्कूल में, तो वो पूरा वो ड्यूरेशन होता है। जब ड्यूरेशन की बात करेगा तो फार यूज होगा, जब एकदम फिक्स टाइम की बात करेगा कि ना ना जनवरी से, ना ना दिसंबर से, क्या है, मंडे से, 7 बजे से, सुबह से, शाम से, ऐसे करके बात करेगा, बचपन से, होली के त्योहार से, होली का त्योहार आपको फिक्स है किस दिन हुआ था, लास्ट वीक से, पिछले सप्ताह से, अभी अभी की बात है, लास्ट ईयर से, पिछले साल से, एकदम फिक्स है, तो वहां पे क्या हो जाता है, सिंस हो जाता है। जब फिक्स होने की बात करेगा तो सिंस लग जाएगा, इसी को हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। जैसे 7 बजे से, सोमवार से, 1950 से, 1950 तो फिक्स है ना, दिसंबर से, ठीक है, बचपन से, होली से, लास्ट वीक से, लास्ट ईयर से, ये फिक्स टाइम है। और फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे 2 घंटे से, 2 घंटे से कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, 2 घंटे से वो कंटिन्यू, 2 घंटे का पीरियड है पूरा का पूरा, ड्यूरेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, फार लग जाएगा। 3 दिन का, 3 दिन से, 3 दिन क्या है, लगातार 3 दिन से, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन अभी चल ही रहा है, तो ये ड्यूरेशन बता रहा है कि इतने दिन से, 5 वर्ष से, लगातार 5 सालों से, तो ये ड्यूरेशन बता रहा है। तो ऐसे जो ड्यूरेशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं, वो फॉर वहां पे यूज होता है। और जो आपको फिक्स टाइम बताए तो वो क्या हो जाता है, सिंस हो जाता है। तो हम सिंस और फार का यूज ऐसे करते हैं, आप इसको 1 से 2 बार दिमाग में डाल लेंगे कि जो फार होता है, यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन, यहाँ पे आप
ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, एक फिक्स ड्यूरेशन होती है, ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती है, तो ये होता है ड्यूरेशन के लिए आप यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और जो सिंस होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम, इसका टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, आपको एकदम एग्जैक्ट पता रहता है कि किस टाइम से ये चल रहा है हमारा। देखिए इसमें कुछ स्पेशल भी है थोड़ा सा, इसको हम सीखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा स्पेशल है, बस वो कुछ नहीं करना है। देखो जैसे उसमें क्या था, सिंस और फार के यूज में, यदि लास्ट के बाद, यदि लास्ट लास्ट जो है ना, ऐसे लास्ट लास्ट के बाद कोई संख्या आ जाए तो वह पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, वो फार वाला बन जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सिंस फिक्स, पीरियड ऑफ टाइम मतलब नॉट फिक्स, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स, याद कर लेना। सिंस मतलब फिक्स, फिक्स टाइम। फॉर मतलब नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। सिंस मतलब फिक्स टाइम, फॉर मतलब नॉट फिक्स। ये कह रहा है कि अगर लास्ट के बाद कोई संख्या आ जाए, कोई नंबर आ जाए, ऐसा कोई नंबर आ जाए, तो वो क्या हो जाता है, पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। इसको याद रखे रहना, ये छोटा सा रूल है, इसमें होता है देखो, देखो यहाँ पे, सिंस लास्ट मंथ, पिछले महीने से, फिक्स है ना, पिछला महीना कब है तो उसको क्लियर है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया अपना सिंस का यूज, क्योंकि लास्ट मंथ से फिक्स है। लेकिन ये कह रहा है फॉर लास्ट 1 मंथ, अगर ये लास्ट के बाद कोई संख्या आ गई 1 2 3 4 5, तो वहां पे क्लियरिटी नहीं होती है किस पिछले महीने की बात कर रहा है ये, पिछले 45 दिनों से, पिछले 15 दिनों से, ये क्लियर ही नहीं हो पाता है लास्ट 1 मंथ। एक महीने तो हो गए लेकिन कौन सा एक महीना, तो यहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए जब ये क्लियर नहीं है तो यहाँ पे हम फार का यूज कर देते हैं। आप लोग सिंपल सा ये ट्रिक याद करिएगा, ये जो हम यहाँ पे आपको लिखाए हैं कि लास्ट के बाद कोई संख्या आ जाएगी, तो वहां पे क्या करेंगे, वहां पे हम उसको पॉइंट ऑफ टाइम से पीरियड ऑफ टाइम की तरफ मूव कर देंगे। देखिए सिंस लास्ट ईयर, ये सिंस होता है, हमने अभी बताया लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट 1 ईयर, लास्ट मंथ, ऐसा कुछ रहेगा, लास्ट वीक, तो वहां पे सिंस होता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए हमने लास्ट 2 ईयर लिख दिया, लास्ट 2 ईयर, तो यहाँ पे सिंस के जगह फार लग जाएगा। लास्ट 2 ईयर हो गया तो सिंस के जगह फार लग जाएगा। आप एक बार अपने नोट्स को रिवाइज करिएगा तो अपने आप ये चीजें दिमाग में आपके आ जाएंगी। देखिए हम दूसरे टेंस पे आते हैं अपने, ये हमारा दूसरा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसमें जो काम होगा वो भूतकाल में या बीते हुए समय का जो कार्य होगा उसमें होना पता चलता है, कार्य का होना, कि मतलब काम कब हुआ है, पास्ट में, बीता हुआ समय में हुआ है। और इसमें जो सेंटेंस होगा, जो उसका लास्ट का वर्ड्स होगा वो ऐसा होगा, आ है, आ आएगा, ई आएगा, है नहीं आएगा, आ ई ए, आ था, ई थी, और ता था, ती थी, ऐसे करके शब्द आते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा बात किसकी कर रहा है, पास्ट इंडिफिनिट का कर रहा है। जैसे, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के हम रूल देखेंगे, उसके बाद आगे का हम लोग देखेंगे इसको। इसमें ये आपको क्लियर हो गया ना, बात कब की करेगा, बीते हुए टाइम की करेगा। ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए, ऐसे करके वर्ड्स लास्ट में इसके सेंटेंस में मिलेंगे तो हमको क्लियर हो जाता है कि ये बात कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट की। इसमें जो अफर्मेटिव होता है उसका रूल ये होता है, अफर्मेटिव का रूल ये होता है कि हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के पास में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। एकमात्र टेंस है वर्ब का इसमें सेकंड फॉर्म यूज होगा। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। उसके बाद निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो होता है, इसमें हम सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। केवल अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, बाकी जगह निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और इसमें एक अलग सा रूल है, ये हमने आप लोगों के लिए क्लियर किया है क्योंकि आप कंफ्यूज होते हैं। देखिए जो यूज्ड टू होता है ना, यूज्ड टू होता है, यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये वुड और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म जो होती है, या किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल लिखी है, तो तीनों जो है एक ही टाइप के ट्रांसलेशन बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का।
ये भी पास्ट इंडिफिनिट बताएगा, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तीनों पास्ट इंडिफिनिट बताएंगे। जो ये बात करेगा वही बात ये करेगा, वही बात ये करेगा। हमको सिर्फ ये वाला क्लियर होता है, इस दोनों में हम काफी सोचते हैं कि ये कोई मॉडल एक्सिलरी है या क्या है। ठीक है, जो भी है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट का ट्रांसलेशन करने के लिए यूज होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। तो आपको ये दिमाग में डाले रहना चाहिए। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, आप समझिएगा। राम क्रिकेट खेलता था, ठीक है, राम क्रिकेट खेलता था, या राम क्रिकेट खेला करता था, या राम ने क्रिकेट खेला। ठीक है, राम ने क्रिकेट खेला। इन तीनों चीज का ट्रांसलेशन जो होगा वो देखो एक ही तरीके से बनता है या तीन तरीके से बनाइए, वो बिल्कुल सही रहता है। देखिए कैसे बनता है। देखिए यहाँ पे, राम प्लेड क्रिकेट, सब्जेक्ट है राम, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये है अपना ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल सही है। राम क्रिकेट खेलता था, राम क्रिकेट खेला करता था, तब भी हम ऐसे बना देंगे राम प्लेड क्रिकेट। राम ने क्रिकेट खेला, तब भी हमने ऐसे बना देंगे राम प्लेड क्रिकेट। तीनों सही है हमारा, तीनों ट्रांसलेशन हमारे सही हैं। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है राम क्रिकेट खेलता था खेला करता था, हमने ये ना बना के ये बना दिया राम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये भी हमारा सेम चीज कह रहा है और ये भी पूर्णतः सही है 100%। फिर जैसे ये वाला आ गया, हमने ये ना लगा के ये लगा दिया राम वुड प्ले क्रिकेट। जैसे हमने बताया कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वही बात करता है जो बात यूज्ड टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म करता है। तो ये भी बिल्कुल हमारा 100% सही होगा। बिल्कुल क्या होगा? 100% सही होगा। ये तीनों ट्रांसलेशन अपने पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से सही हैं। ये तीनों इसी चीज के ट्रांसलेशन हैं। तो अगर कहीं ये लिखा हुआ है और आपने ये कर दिया, मान लीजिए इसके ऑप्शन पे ये सब दिया हुआ है, तो ये भी ठीक होता है, 100% करेक्ट है। देखिए इसमें कुछ और एग्जाम्पल हमने आपके लिए ले रखे हैं, वो आप देखिएगा अच्छे से। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि आखिर आप ये रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी करना है थोड़ा आपको इसका। आप 10-10 ट्रांसलेशन हर एक टेंस का कर लेंगे तो आपको ये टेंस हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। कभी इसमें जितना दिन से पढ़े हुए हो, क्लास 6 से पढ़ रहे हैं बच्चे, तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो जैसे ये निगेटिव है, अभी तक तो हमने ये देखा कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाए, या तो जो है यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाए। ये तीनों एक ही बात करते हैं, वो बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। लेकिन जो यूनिवर्सल रूल होता है वो कहता है सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, तो हम पास्ट इंडेफिनिट होंगे। लेकिन हमने आज एक नया चीज सीखा कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तो भी वही बात करेगा, या यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी तब भी वो सेम बात करेगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे हम निगेटिव के लिए चल रहे हैं। निगेटिव में क्या होता है? जैसे ये सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, निगेटिव में हम, इंट्रोगेटिव में हम डिड का यूज करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की, इंडेफिनिट टेंस की क्या होती है? डिड होती है। तो हमने यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब लगा दिया डिड, उसके बाद हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया, फिर हमने ये ऑब्जेक्ट यूज कर लिया। हमको नॉट कहाँ लगाना है? मेन वर्ब से पहले। ये हमारा बन गया राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेलता था या नहीं खेला करता था, ठीक है, या राम ने क्रिकेट नहीं खेला। देखो राम यूज्ड लगा के, यूज्ड वाला लगा के बनाएंगे तो राम यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ये हमारा सिंपल वाला करते थे। और नॉट कहाँ लगाना है? ये लगाना है प्ले के पहले। हमने क्या बताया? एक से ज्यादा अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, एक जैसे यूज्ड टू, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो यूज्ड चला जाएगा पहले, मेन वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। यही वाला मेन होता है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद जो इसके साथ वाला रहेगा उसको हम मेन वर्ब से कनेक्ट कर देते हैं कि ये भी मेन वर्ब ही है। तो ऐसे हम इसको बना देंगे राम यूज्ड, ये दोनों मेन वर्ब मिलके बन जाएंगे तो इसके पहले नॉट लग जाएगा। समझ में आया? इसी में आपको ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो हर ट्रांसलेशन में हमने इसको 10 बार ले लिया है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके बाद डिड लगा के देखिए, राम सब्जेक्ट हो गया, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको बनाना है, देखिए ये प्ले हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
और हमको बताना है, ये देखिए यूज टू इसमें ले लिया है, साथ में डिड के साथ में यूज टू ले लिया है, तो ये भी 100% करेक्ट है। लेकिन हमको क्या करना है, इस यूज टू को मेन वर्ब की तरह ट्रीट करना है, ये पूरे को मेन वर्ब समझ लेना है, यूज टू प्ले। ठीक है, ये भी हमारा सही है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब के पहले हमने नॉट लगा दिया, यूज टू प्ले हमने पूरा मेन वर्ब बना दिया, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऐसे बनता है। उसके बाद देखिए, जिसका हम लोग को इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, यूज्ड वाले का इंट्रोगेटिव देखिए, यूज्ड लगाएंगे। हमने बताया है कि दो ठो रहता है, तो पहले वाला मेन होता है, दूसरा वाला उसको आप उठा के मेन वर्ब के साथ सटा देते हैं कि मेन वर्ब ही है। ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हम दोनों मिला के इसको मेन वर्ब अपना समझ लिए, और मेन वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ये बनाना अपने रूल पे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बन गया अपना। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे वाला देखिए, डिड वाले से बना के देखिए, क्या जिसमें आ जाए, क्या राम क्रिकेट खेलता था, तो ये देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, डिड सब्जेक्ट प्ले आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके आगे का हम देखेंगे, जैसे ये वाला डिड है, ठीक है, क्या राम, अब इसमें यूज वाला लगा के बनाएंगे, यूज टू प्ले, यूज टू वाला, कि जिससे देखें डिड और यूज साथ में रहता है, तब भी बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बनता है, और बिल्कुल सही बनता है। देखिए कैसे बनता है, देखिए डिड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, ये हमारा सब्जेक्ट है, इस पूरे को हमने वर्ब पकड़ लेना है, ये पूरा हमारा वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये बना कि नहीं बना, सेम चीज। अब ऐसे देखिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है क्या वाले में, फिर ये राम अपना सब्जेक्ट हो गया, यूज टू प्ले आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये हमारा सही बना, डिड और यूज दोनों रहेगा तब भी बन जाता है, और ये बिल्कुल सही रहता है। देखिए, अगर इसमें नॉट आ गया तो क्या करेंगे, डिड और यूज टू वाले में, तो डिड हेल्पिंग वर्ब है अपनी, सबसे पहले लग जाएगी, राम सब्जेक्ट है, उसके बाद आ गया, उसके बाद हमने क्या किया, ये वाला, ये टू प्ले को ये पीछे कर दिया, और यूज और इसके बीच में ये बेटा एक एक्सेप्शन है, ये वाला, इसको आप एक एक्सेप्शन लेके चलिएगा, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया, इसीलिए हमने डाला है कि जिससे आप कंफ्यूज ना हो इसमें। यहाँ पे देखिए, यूज टू प्ले, अब इसके पहले नॉट नहीं लगाएंगे, यूज के बाद नॉट लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कहता है कि हम बीच में आएंगे, सिर्फ यहीं पर ये कहता है, बाकी जगह ये नहीं कहता कि हर जगह बीच में आएंगे, तो इसको आप एक एक्सेप्शन के रूप में लिख लीजिए। इसीलिए हमने जो है इसको बताया था, इसीलिए इसको यहाँ पे डाले हुए हैं कि जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। हर जगह तो क्या होता है कि पूरे को यूज टू प्ले को उसके पहले नॉट लगा दिया जाए, ठीक है, वो सही हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, हम यहाँ पे बीच में आएंगे, सिर्फ यहाँ पे ये बीच में आएगा जिसमें डिड और यूज दोनों रहेगा। देखिए, और ये वाला देखिए, जिसमें डब्ल्यू क्यू एच वर्ड बीच में आ जाता है, तो इसको पहले कर देते हैं, व्हाई डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद ये आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर ये आपका प्ले वर्ब हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे वही यूनिवर्सल रूल लगेगा, वर्ब के पहले नॉट लगा देंगे हम, अपना एकदम सही हो गया है। लेकिन सिर्फ यहाँ पर, जितने आपको बताए हैं उसमें सिर्फ यहाँ पर ऐसा होगा कि यूज टू प्ले के पहले नॉट लग जाएगा इनके बीच में घुस के, ना हर जगह नॉट कहाँ लगेगा, मेन वर्ब से पहले। बाकी इसको हमने मेन वर्ब बना लिया था। ये टेंस आपका इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। इसके आगे थोड़ा हमको एक टेंस देखना है, पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट का कंटिन्यूअस, काफी इजी टेंस है, इसमें कुछ नहीं है। इंडेफिनिट तो थोड़ा सा इसके तुलना में अच्छा टेंस था, ये वाला इसमें तो कुछ नहीं। इसमें क्या है कि पास्ट पास्ट के टाइम में कार्य का कंटिन्यू होना या जारी होना मिलता है। उसके अलावा जो वाक्य के लास्ट में बच्चों रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब का रूल क्या कहता है कि आई के साथ वाज लगेगा, बाकी सिंगुलर जितने होते हैं उनके साथ भी वाज लगेगा, और यू वी दे और ये प्लूरल होते हैं इनके साथ वर लगेगा, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। देखिए, इसके दो ठो एग्जांपल लिए हैं, इतने में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्लियर है, आई और सिंगुलर के साथ वाज, बाकी सबके साथ वर।
देखो दे क्या हुआ, प्लूरल हुआ ना, तो दे के साथ प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वर लगेगी। और ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा। और ये ऑन द स्ट्रीट क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही रूल, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट हर जगह चलता है। ठीक है, तो यही रूल लगा देंगे, दे के साथ वर लगेगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है। आई के साथ वाज लगता है, अभी अभी आपको बताया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। और यहाँ पे ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दी हमने, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब के पहले हमको नॉट लगा देना है, हमारा आंसर बन गया। सिर्फ हर जगह आपको यही मिलेगा, एक आध जगह अपवाद है तो हमने आपको करा दिया है एक्सेप्शन। ये टेंस इसमें कुछ नहीं था बच्चों, इसको आप 4-5 ट्रांसलेशन बना लेंगे तो ये आपको आने लगेगा। उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पे चलेंगे, न कि पास्ट परफेक्ट टेंस पे। हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कल बताएंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत लंबा है, उसको अलग से सेपरेट तरीके से 15 से 20 मिनट 25 मिनट आपको अलग से बताना पड़ेगा। बाकी टेंसेस इजी हैं, थोड़ा इंडिफिनिट आज ले लिया था, दो दो हो जाता, हेक्टिक हो जाता आपको, थोड़ा इजी करने के लिए। फिर वो कल आपको करा दिया जाएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस। ये पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस आपको करना है। देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आप पहचानोगे कैसे। इसमें क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, इसके साथ में समय से आता है, जैसे उसमें था प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, उसके साथ में आपको मिल जाता था समय से। तो ऐसे इसमें रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय से, तो ये बताने लगेगा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा बच्चा, हेल्पिंग वर्ब होगा हैड बीन ही लगता है सबके लिए, सिंगुलर प्लूरल जितने भी लोग हैं इसके पास, आई वी यू दे सिंगुलर प्लूरल सबके साथ में हैड बीन लगेगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, आईएनजी फॉर्म यूज होगी। देखिए आई सब्जेक्ट हो गया आपका, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, और ये देखिए वर्ब है साइकिलिंग, साइकिल करना मतलब साइकिल चलाना, तो साइकिलिंग मतलब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग गई। ये अपना बन गया पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे देखिए नॉट और ये क्वेश्चन वर्ड वाला, इसमें देखिए हैड पहले आएगा, क्योंकि क्या वाले में हैड पहले आता है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब हम आपको बताए थे कि अगर दो ठो आ जाए तो जो दूसरा होता है उसको मेन वर्ब के साथ में सटा दीजिएगा, मेन वर्ब बन जाता है, बन गया मेन वर्ब। मेन वर्ब से पहले हमने नॉट लगा दिया है। ठीक है, और ये हमारा सब्जेक्ट है, ये उसी सिस्टम से बनेगा। तो इसको आप 4-6 प्रैक्टिस करिएगा, ये बड़ा इजिली आपको आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। अब इसके बाद हम फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे। फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। इसमें जो काम होता है ना वो आने वाले समय में होता है, कि हम ऐसा मानते हैं कि आने वाले समय में वो कार्य हो रहा है, ऐसा हमको उसके सेंटेंस से पता चलता है। और जो वाक्य के लास्ट में हमको गा गी गे इस टाइप के वर्ड मिलते हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होती है कि आई और वी के साथ में सेल लगाते हैं, शेष के साथ में विल लगाते हैं, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई वी के साथ सेल, शेष के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबके साथ। आई वी के साथ सेल, शेष के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबके लिए। लेकिन इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये आ जाती है बच्चा कि जब इसमें बात आती है एकदम फिक्स होने की, अवश्य का, कि मतलब डिटर्मिनेशन होना चाहिए, नहीं हम ये काम करेंगे ही करेंगे, तो वहां पे ये जस्ट उल्टा हो जाता है। आई और वी के साथ में विल लग जाता है, शेष के साथ में सेल लग जाता है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी। अब इस कंफ्यूजन के लिए देखिए, जो लिखने वाली इंग्लिश है उसमें तो आपको आई वी के साथ में सेल लगाना है, बाकी सबके साथ विल लगाना है। लेकिन अगर अवश्य का बोध होगा, काम करने का अवश्य का बोध होगा, तो वहां पे हम आई वी के साथ विल लगा देंगे, शेष के साथ सेल लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज ही करेंगे। अब जो बोलने वाली इंग्लिश है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग आयल बोल सकते हैं। आयल, आयल का मतलब हो गया आई विल या आई सेल, दोनों कंफ्यूजन बोलने वाले में। जैसे बोलने के लिए क्या होता है कि उसका निकाल लिया गया सॉल्यूशन, और आप रिटर्न में भी इसको लिख सकते हैं जहां आपको कंफ्यूजन हो। ऐसे करके आप आई लगा के, ऐसे एपोस्ट्रोफी लगा के डबल एल लगा देंगे, तो आपका एग्जामिनर जान जाएगा। अगर आपको नहीं पता है विल सेल क्या लगेगा, तो एग्जामिनर आपको तब भी पूरा नंबर यहाँ पे देगा। आपको यहाँ पे पूरा नंबर दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा पूरा नंबर, क्योंकि आपने एग्जामिनर को खुद ही कंफ्यूज कर दिया कि इसका मतलब आई विल आई सेल दोनों होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन के लिए है, बाकी आपको रूल याद होना चाहिए।
अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, हम इसका एग्जाम्पल कुछ आपको रखे हैं, इसको देखिएगा, ये एग्जाम्पल है इसके। देखिए, वी विल स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। कोई बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस बार ज्यादा से ज्यादा नंबर एग्जामिनेशन में ले आएंगे। तो वो डिटर्मिनेशन दिखा रहा है। डिटर्मिनेशन कैसे दिखा रहा है, हमको कैसे पता चला? वी के साथ सेल लगता है, लेकिन यहाँ पे विल लगा है, इसका मतलब वो बच्चा कह रहा है कि मैं अवश्य ले आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आई है, आई के साथ सेल लगा हुआ है, मेक फूड फॉर यू। आई अपना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में सेल ही लगता है, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में। ये आपका वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, और बाकी सब अदर वर्ड। अब इसके लास्ट वाला देखिएगा, जैसे ये विल है, इसमें जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, क्या वाला स्टार्ट हो जाए? तो देखिए, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हमने यहाँ पे विल लगा रखा है। क्यों विल लगा रखा है? क्योंकि विल सी परफॉर्म और डांस, क्या वो एक डांस नृत्य का परफॉर्मेंस करेगी, परफॉर्म करेगी? तो यहाँ पे विल, ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में विल लग गया है। ठीक है, और कुछ आपका सॉल्यूशन, कुछ कुछ आप लोगों के लिए सॉल्यूशन कर दिए हैं जो आपको प्रॉब्लम दे रहा था। वो सॉल्यूशन ये है कि जैसे हम कहीं पी एल ऐसे डैश कर देते हैं, तो इसका मतलब प्लूरल। एस आई एन जी का मतलब सिंगुलर। एन के आगे डैश लिखा हुआ है तो नाउन। एडीवी के आगे डैश लिखा हुआ है तो एडवर्ब। एडीजे के साथ लिखा है तो एडजेक्टिव। ऐसे ही बेटा, ये बहुत कॉमन चीज है, आप लोगों की बुक में भी रहता है, ये हमेशा के लिए आप पढ़ ही रहे हो उसको। कल हम पढ़ेंगे पास्ट का परफेक्ट टेंस, पास्ट का परफेक्ट टेंस, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे 2 से 3, और हमारा टेंस खत्म हो जाएगा, फिर हम परसों से नए क्लास पे चलेंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।